हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवकरण। स्टडी के टीवी पे आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम टू बी वर्ब्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, जब हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हैं, रहे या वाक्य में मेन वर्ब का काम रहा हो तो ऐसे क्रिया की अंग्रेजी वाक्य का कर्ता के अनुसार एम इज़ आर होती है। यानी अगर हम इन तीनों वर्ड को देखें, हूँ, है, हैं, कोई भी सेंटेंस के वाक्य के अंत में अगर ये तीन वर्ड दिखे और इससे पहले मेन वर्ब ना आए यानी मुख्य क्रिया ना आए तो ये हमारी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन तीनों वर्ड्स के बारे में जानें। अगर हूँ की बात किया जाए तो हूँ केवल मैं के साथ यूज़ होता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं मैं से तो उसके लास्ट में हूँ निकलता है। तो हूँ निकलता है तो बच्चों हूँ की इंग्लिश जो होती है वो होता है एम। हूँ की इंग्लिश क्या होती है? एम। अगर हम है के बारे में बात करें तो है कोई सिंगुलर नंबर के साथ लगता है जो लगता है वो सिंगुलर नंबर के साथ लगता है यानी एक वचन के साथ लगता है। तो है का इंग्लिश होता है इज। ये सिंगल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हम हैं के बारे में बात करें तो हैं में कोई प्लूरल के बारे में बात किया जाता है, एक से अधिक के बारे में बात किया जाता है। तो ये प्लूरल वर्ड है तो इसका इंग्लिश होता है आर। अगर हम यही तीनों वर्ड्स को समझ लें तो सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी हो जाता है और हमसे इज़ एम आर की गलती नहीं होती है। तो देखिए अगर हम कोई भी सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं तो जब मैं से सेंटेंस बनता है तो लास्ट में हूँ निकलता है। तो जाहिर सी बात है आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके साथ कौन से पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किया जाएगा। एम की बात किया जाए तो एम हमेशा आई के साथ लगता है, केवल आई के साथ लगता है। अगर हैं की बात करें तो हैं क्या है? एक सिंगल वर्ड है, मतलब सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है इसका प्रयोग। तो सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर वो होता है जो एक वचन होता है, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। इसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम नॉर्मली सेंटेंस बोलें जैसे राम एक अच्छा लड़का है तो यानी राम एक लड़का है इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम आर की बात किया जाए तो आर यहाँ पे प्लूरल होता है। आर क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल वर्ड्स के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल वर्ड्स क्या होता है? यू होता है, वी होता है, दे होता है। बच्चों आपने पर्सन्स का चार्ट कई बार देखा होगा, उसमें इसी तरह लिखा हुआ रहता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हमारा? फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी। आई जहाँ सिंगुलर होता है, वी वहीं प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू और यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। और थर्ड पर्सन की बात किया जाए तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन होता है, ये सिंगुलर होता है। और प्लूरल की बात किया जाए तो दे होता है, जो कि प्लूरल होता है जिसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। यानी अगर लास्ट में वाक्य के हूँ निकलता है तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। अगर वाक्य के लास्ट में है निकलता है, ये तीन वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन वर्ड्स को अगर कोई भी वाक्य के अंत में देख लो तो हम उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में जो होता है वो इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और पास्ट टाइम के लिए वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में विल बी, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे विल बी, शैल बी मॉडल वर्ब कहलाता है, जबकि इज एम आर, वॉज, वर टू बी वर्ब्स का है, उसको प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। तो अगर हम इसी तरह देखा जाए डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस और टेंस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बच्चों को सेंटेंस समझ में ही नहीं आता है कि इसका हेल्पिंग वर्ब्स क्या होगा। अगर कई बार सेंटेंस प्रेजेंट में होता है और बच्चे इज एम आर लगा करके उसको सिंपल सेंटेंस कर देते हैं। कई बार क्या होता है सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में होता है और उसको बच्चे डू डज लगा करके उसको टेंस में कर देते हैं, जबकि ये गलत है। तो आइए हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस और टेंस। तो देखिए बच्चों सिंपल सेंटेंस और टेंस में अंतर क्या होता है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, जब किसी वाक्य के अंत में लेक्सिकल प्लस
हेल्पिंग वर्ब आए तो वह टेंस कहलाता है। यानी लेक्सिकल वर्ब कहने का मतलब है कि मेन वर्ब जो क्रियाएं किया जाता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा रहता ही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स के बिना तो कोई सेंटेंस का मतलब ही नहीं निकलता है। और यदि वाक्य के अंत में एडजेक्टिव, नाउन या कई बार क्या होता है एडवर्ब भी आ जाता है आए तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यानी इन दोनों को देखने का मतलब क्या होता है कि अगर हम टेंस सीधी बात बोले तो टेंस में लेक्सिकल वर्ब तो आना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई भी कार्य का एक्शन पता चलता है कि वो कार्य कौन से समय में किया गया है, वो जो वर्ब किया गया है वो कौन से समय में किया गया है, ठीक है। तो उसको हम टेंस कहते हैं। और इसमें एडजेक्टिव और नाउन के बारे में बताता है कि वो बंदा कैसा था और कैसा है और ये कैसा होगा, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि पहला एग्जाम्पल लिखा है राम आगरा जाता है। यहाँ पे देखो राम आगरा जाता है, यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब निकलता है जाना। जाना कोई एक्शन है, यानी वो जाने का काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है तो एक्शन हुआ यानी जाना, और उसके अंत में ता निकल रहा है। टेंस का मतलब ये होता है कि वो हमेशा वर्ब के साथ जो पहचान होती है वो निकलता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होता है कि क्रिया के अंत में ता है ती है निकलता हो, तो क्या कहलाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जाना और इसके अंत में क्या निकल रहा है ता निकल रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो राम आगरा जाता है यानी राम कोई एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि लेक्सिकल वर्ब आ जाए। और हेल्पिंग वर्ब्स तो लगता ही है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्या होता है कि सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एस या एस लग जाता है, जबकि नेगेटिव बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और राम सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राम आगरा जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सेंटेंस राम जाने का क्या होता है गो, और क्योंकि सिंगुलर है तो एस या एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा गोज, और कहाँ जाता है टू आगरा। बच्चों यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा है ये टेंस है। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है जैसा कि मैंने लिखा है एडजेक्टिव निकले या नाउन निकले, तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव भी निकल रहा है और नाउन भी निकल रहा है। लड़का एक नाउन वर्ड है और अच्छा क्या एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है ये सिंपल सेंटेंस है। इसका बनाने का तरीका क्या होगा, इसको हम इज एम आर की सहायता से बनाएंगे। तो राम एक अच्छा लड़का है, तो यानी राम क्या है सब्जेक्ट है, और क्योंकि लास्ट में निकल रहा है, मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर वाक्य के अंत में है निकलता है तो यानी वो सिंगल, और यहाँ पे राम आप देख सकते हैं कि राम एक है, राम एक अच्छा लड़का है, राम यानी एक के बारे में बात कर रहा है, सिंगल नंबर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसका प्रयोग किसके साथ होगा, इसके साथ क्या लगेगा इज लगेगा, और ए आएगा क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, एक मतलब राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा क्या है एडजेक्टिव है गुड, और नाउन क्या है बॉय है। तो बच्चों यही सेंटेंस और टेंस में अंतर होता है। अगर आपको लगे कि आप इस चीज़ को भूल जाइएगा तो आप इसको कॉपी पे उतार लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कई बार गलतियाँ कर देते हैं इज एम आर का, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंपल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि है से पहले कोई संज्ञा या सर्वनाम या फिर क्रिया विशेषण आ जाए, ठीक है, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कई बार क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहता है, होती है, ऐसे सेंटेंस ऐसे वर्ड भी आ जाता है जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है कि ये टेंस है। तो बच्चों ऐसे सेंटेंस में जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, जब हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, रहा करते हैं इत्यादि क्रिया के पहले एक एडजेक्टिव हो और विशेषण के पहले कोई ऐसी संज्ञा या सर्वनाम हो जिससे कोई प्राकृतिक या गुण उस विशेषण के द्वारा प्रकट किया गया हो, तो ऐसी क्रियाओं की अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर होता है। अब हम यहाँ पे एक वर्ड आया प्राकृतिक, तो यानी जो नेचुरल चीज़ है, जो उसका क्वालिटी है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि हम कहते हैं कि बर्फ़ ठंडी होती है,
तो यानी उसका नेचुरली है कि वो ठंडा ही होगा, गर्म नहीं होगा। अगर उसको हम गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। ठीक है। दूध सफ़ेद होता है। ठीक है, तो यानी वो नेचुरली है कि दूध क्या होता है, वो सफ़ेद होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है कि नेचुरली का मतलब है कि ऐसे वाक्य जो वो नेचुरली हो, चेंज नहीं होता हो। ठीक है, तो उस केस में भी हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो जैसा कि पता है कि यहाँ पे एक वर्ड है नेचुरली, यानी नेचुरली कहने का मतलब है कि वो प्राकृतिक हो। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कोयला काला होता है, यानी कोयले का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, यानी वो नेचुरली है। ठीक है, दूध सफ़ेद होता है, यानी दूध का कलर क्या है, नेचुरली वो सफ़ेद ही होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो नेचुरली हो, जो चेंज नहीं होती हो, ऐसे वाक्य के अंत में होता है या रहा करता है या फिर हुआ करता था, करता है अगर आए, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस यानी इज एम आर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और, अगर लास्ट वाक्य के अंत में होता है निकलता है, तो जो नेचुरली चीज़ होता है उसके आगे आर्टिकल यानी द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है। यानी हम कोयला काला होता है, यानी कोयला, हर एक कोयला कैसा होता है, काला होता है। हम उसकी पूरी जाति को बोध कर रहे हैं कि कोयला, जितना भी कोयला होता है क्या होता है, उसका रंग काला होता है। ठीक है, दूध सफ़ेद होता है, यानी लास्ट में क्या निकल रहा है, होता है, यानी सभी दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है ना निकल के सीधा है निकले, जैसे कि इसी सेंटेंस में अगर हम बनाएं कोयला काला है, तो यानी यहाँ पे फिर आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ पे होता है नहीं है, यहाँ पे कोयला काला है, यानी किसी खास कोयले के बारे में बात किया जा रहा है जो कि क्या है, वो काला है। जैसे कि हम कहें दूध सफ़ेद है, तो यानी मैं कुछ खास दूध के बारे में बात किया जा रहा हूँ, सफ़ेद है। होता है और है, हेल्पिंग वर्ब सेम लगेगा, इज एम आर। बस दिक्कत क्या है कि अगर है कोई खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए आर्टिकल का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा नाउन से पहले। और अगर होता है तो ये नेचुरली है, ये हम पूरी सभी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं कोयला काला होता है, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी कोयला होते हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो इस केस में द का प्रयोग नहीं होगा, सीधा हम लिख देंगे कोयला काला होता है। तो देखिए यहाँ पे होता है, यानी सभी कोयले के बारे में बात किया जा रहा है। जितने भी कोयले होते हैं पूरी दुनिया में, जितने भी कोयले होते हैं सब क्या होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, तो यानी कोई खास चीज़ के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इससे हम पूरी उसकी जाति के बारे में बोध कर रहे हैं कि जितने भी कोयले होते हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हम होता है ना से अगर है से बनाएं तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस द लग जाएगा और ये होता है हट जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। द कोल इज़ ब्लैक, मतलब कोयला काला है। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर होता है। बच्चों ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर होता है निकलता है तो यानी इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कोल क्या है, नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर सीधा होता है ना निकल के सीधा है निकल जाए तो उस केस में क्या होगा कि नाउन के पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, ता का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, शरद ऋतु में रातें बड़ी होती है या लगती है, यानी ठंडी के समय में क्या होती है, रातें बड़ी होती है। और एक और निकला होती है या लगती है, आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, कोई सा एक, मैं तो समझाने के लिए दोनों का यूज़ किया हूँ। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश सेम ही बनेगा, दोनों का सेंटेंस सेम ही बनेगा। ठीक है, तो शरद ऋतु में रातें बड़ी होती हैं या लगती हैं, आइए इसको सेंटेंस बनाते हैं। तो नाइट्स, क्योंकि यहाँ पे रातें की बात कर रही हैं, शरद ऋतु में बहुत सारी रातें होती हैं, यानी इस प्लूरल वर्ड है नाइट्स। और क्या होती हैं, यानी होती हैं या लगती हैं की बारे में बात किया जा रहा है। तो लास्ट में क्या निकल रहा है, हैं, यानी क्या निकल रहा है, प्लूरल वर्ड्स निकल रहा है ना, यानी बहुत सारी रातों के बारे में बात किया जा रहा है। तो नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, ये आपका सेंटेंस बन गया। नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, शरद ऋतु में रातें बड़ी होती हैं या लगती हैं। बच्चों आखिरी और लास्ट एग्जाम्पल है, आम मीठा होता है या लगता है। आम मीठा होता है या लगता है, दोनों एक ही बात है, लेकिन अगर हम इसको एज अ सिंपल सेंटेंस देखें तो एक ही बात है, और एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखें तो अलग बात हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं आम मीठा होता है, यानी आम मीठा होता है नॉर्मली, और अगर आम मीठा लगता है, अगर हम होता
है को हटा दें और केवल लिखें लगता है, तो यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आम खाने में कैसा लगता है, मीठा लगता है ना। यानी हम यहाँ पे टेस्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, टेस्ट के बारे में। यानी आम का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सेंटेंस में बनाएं तो इन दोनों का सेंटेंस एक ही होगा, लेकिन अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखें तो इस केस में क्या होगा कि अगर होता है हटा दें, यानी ये होता है से ये सिंपल सेंटेंस है और लगता है से भी सिंपल सेंटेंस है। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ये दोनों मतलब दोनों तरीके से कहने में सही है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इस तरीके में ये गलत होगा और ये सही होगा, यानी आम मीठा लगता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि अगर हम बात करें तुम दिखने में सुंदर लगती हो, यानी उसका दिखावट यानी कैसा है, सुंदर है। ठीक है, यानी दिखने का मतलब है तुम लुकिंग में कैसी हो, ब्यूटीफुल हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लगता है आम मीठा लगता है, यानी हम उसकी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके स्वाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम उसको क्या कहेंगे, टेस्ट। ठीक है, यानी वो टेस्ट से बनेगा, यानी वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो आइए इस दोनों चीज़ को समझते हैं। आम मीठा होता है, इस केस में क्या बनेगा, मैंगो इज स्वीट। ये तो सिंपल सेंटेंस है। ये किस केस में बना है, सिंपल सेंटेंस में बना है। लेकिन अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में ना ले जा करके टेंस में बनाएं तो इस केस में क्या होता है, आम मीठा लगता है। इस केस में अगर हम बात करें तो इसका अगर हम सिंपल सेंटेंस भी बना दें तो भी सही होगा, अगर ये दोनों बना दें तो भी सही होगा। लेकिन आपको बताने के लिए मैं बता दूं कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो इस केस में हम इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, मैंगो टेस्ट्स स्वीट। ठीक है, यानी आम मीठा लगता है, कैसा, खाने में मीठा लगता है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, कोई गलत नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसा बना दें तो भी सही है, अगर इस सेंटेंस को ऐसा बनाएंगे तो एक बार के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि होता है भी निकलता है इस केस में और लगता है भी निकलता है इस केस में। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस भी सही है इस केस में, लगता है के केस में, और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बोलें तो ये भी सही है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्लास एंड previous class, so please ask through comment.